हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। आप लोगों ने जो लास्ट सेशन में देखा था वो हमने 2D 2 डायमेंशन में देखा था कि आखिर वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालते कैसे हैं, है ना। मुझे पता है मैंने अच्छा बनाया है। इधर देखिए पहले, अगर आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, मैंने क्या सिखाया था आपको, आपके पास अगर कोई भी वेक्टर है जिसका वेक्टर को आप कैसे लिखेंगे ना भाई, वेक्टर A इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे लिखते हैं। तो मैंने क्या सिखाया था कि इस वेक्टर का x कंपोनेंट कितना है, x, यानी यहां जितना लिखा है उतना। इस वेक्टर का y कंपोनेंट कितना है, y, यानी यहां जितना लिखा है उतना। आई बात समझ में, है ना। मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई वेक्टर है A जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो आखिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कौन। तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां से, कहां से, इस वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका बन जाता है ax और ये बन जाता है ay, यहां से यहां तक। So this is the vertical component and this is the horizontal components of A. These two are known as rectangular components of A. But बेटा ये सब तो 2D था ना, ये सब तो 2D था ना, x और y ही तो था, z कहाँ था। इसका मीनिंग क्या निकल रहा बेटा, इसका मीनिंग मतलब ये जो वेक्टर है ना, ये इसी बोर्ड पे बना हुआ है। मतलब बोर्ड पे तो बना ही चाहिए बोलना, बट इस बोर्ड पे लाई भी करता है। दिस वेक्टर इज लाइंग ऑन दिस प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, समझा। ये कंपोनेंट इसी प्लेन पर है, इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन पर है। ये कंपोनेंट भी इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन पर है। समझ में आया। आप किए ही क्या थे, आप क्या किए थे, ये ओरिजिन से स्टार्ट किए थे, एक्स एक्सिस की ओर कुछ दूर चले, वाई एक्सिस के पैरेलल कुछ दूर चले, बस हो गया, यहीं पर तो रुक गए। लेकिन अगर आप यहां पहुंचने के बाद, सुनिएगा ध्यान से, पहले आप यहां से स्टार्ट किए, ये मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है, देखिएगा ध्यान से, हाँ बहुत मेहनत लगा है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए यहां से, ये ओरिजिन है, यहां से आप इधर चले, कितना, कुछ भी x चले, फिर ये डायरेक्शन में आप कितना चले, y चले, ये डायरेक्शन में ऊपर चले y, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है x, y। आप बोर्ड के बाहर निकले क्या, आप बोर्ड के अंदर गए क्या, नहीं, आप बोर्ड पर ही चले। तो ये बेटा 2D था। यहां देखो, अब यहां देखो हो क्या रहा है, मैं ओरिजिन से, ध्यान से सुनना इत्मीनान से, ओरिजिन से पहले मैं कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर चला और यहां पहुंच गया। किस एक्सिस पर चला, एक्स एक्सिस पर चला, और कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। कुछ भी y चला, कुछ भी z चला नहीं, इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x, y कुछ नहीं, z कुछ नहीं। उसके बाद मैं यहां से ऊपर चढ़ गया, अभी भी मैं बोर्ड के प्लेन पर ही हूं। ये एक्सिस कौन से प्लेन पर है, क्या लिखा है, एक्स एक्सिस ऑन व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड, ये एक्सिस वाई एक्सिस है, क्या लिखा है, ऑन व्हाइट बोर्ड। बट यहां देखो, ये है जेड एक्सिस, ये है z axis. Is this on whiteboard? Is this axis on whiteboard? No, it is out of the plane of whiteboard. तो ये मैंने बनाया z axis और लिखा z axis out of the plane of whiteboard. अब ध्यान से देखना, x axis पर मैं कुछ चला, कितना चला, अरे कुछ भी चला, उसको x मान लिया। फिर मैंने इस पॉइंट से y axis की ओर चला, लेकिन फिर मैं रुका नहीं, मैं बोर्ड से बाहर निकल गया और इधर चला। किधर चला, आपके तरफ चला, ऐसा। तो बेटा मैं यहां पर तो लाइन ड्रॉ कर नहीं सकता, तो कैसा ड्रॉ किया,
जैसा एक्सिस ड्रॉ किया था वैसा ड्रॉ किया। आई बात समझ में? तो क्या हुआ, मैं एक्स डिस्टेंस चला एक्स एक्सिस की ओर, वाई डिस्टेंस चला वाई एक्सिस की ओर, और फिर मैं बोर्ड से बाहर निकल गया। कितना? जेड, जेड डिस्टेंस चला जेड एक्सिस के पैरेलल। आई बात समझ में? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? जेड। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? ना भाई एक्स चला, वाई चला, जेड चला, तीनों चला, इसलिए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कौन सा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। लिख रहा हूं कि मिटा रहा हूं? कौन सा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। इस पॉइंट का नाम मान लो है ए। फिर मैंने क्या किया, एकदम से याद किया कि यार सेशन 1C में मैंने शायद पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, जिसका मतलब होता है किसी पॉइंट का एड्रेस देना। कहां से? ओरिजिन से। घबराना मत, देखो आराम से देखो, ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, कहां तक? यहां तक, जहां तक मैं चला था। समझे? एक्स वाई जेड। तो कितना चला? समझ गए आप? तो ये वेक्टर जो होगा ओ ए वेक्टर, जिसका एरो यहां है, ये ओ ए वेक्टर को मैं ए वेक्टर भी लिख सकता हूं, और उसे मैं कैसे लिखूंगा? एक्स आई वाई जे जेड के। देखिए रेड कलर मैंने स्पेसिफाई किया है एक्स के लिए, वाई के लिए ब्लू कलर वाई के लिए, और ग्रीन कलर जेड के लिए। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन को भूलो मत। क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स इन 3D। ये तो 2D था, अब 3D। बेटा याद रखना, स्टेप अभी भी वही है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो सवाल उठता है कि कहां से कहां तक, है ना? तो वेरी सिंपल बेटा, वेरी सिंपल। आज भी वही नियम है, हेड से ड्रॉ करना है। तो ये देखिए वेक्टर ए का ये हेड है। सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब देते हैं कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ये जो वेक्टर है ए, इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर कितना पड़ेगा? हिस्सा। इस वेक्टर का एक्स एक्सिस की ओर कितना हिस्सा है? तो करना क्या बेटा, हेड से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। हेड, ये हेड है, तो हेड से ये जो एक्स एक्सिस है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहां से। तो मैंने ड्रॉ कर दिया, वो ये लाल कलर का लाइन है। दिस रेड लाइन इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन एक्स एक्सिस। ड्रॉ कर दिया। यहां एक बार देखते रहो, यहां भी देखते रहो। हेड से जब तुमने इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कितना हुआ? ये जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर बन रहा है वो कितना हुआ? क्या है ये? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, जहां तक मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। और वो देखिए मैंने यहां लिखा है, यहां लिखता तो गंदा हो जाता ना, इसलिए यहां लिखा है। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मैंने बोला ए एक्स। ए एक्स मतलब कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। आई बात समझ में? याद रखना जेड एक्सिस ऐसा है, भूलना मत। जेड एक्सिस ऐसा है, ये मार्कर, ये जेड एक्सिस है, और ये है लाइन, ये है वेक्टर ए। समझे? ये है वेक्टर ए। तो बेटा मैंने क्या किया, वेक्टर ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, ऐसा। समझे? तो वो है ये लाल कलर का लाइन। तो जहां ड्रॉ हुआ वहां तक का डिस्टेंस ओरिजिन से
इज कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स। हो गया। अब थोड़ा रिलैक्स करो, आराम से रिलैक्स करो। अब सोचो, क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, यानी इस वेक्टर का हिस्सा वाई एक्सिस की ओर कितना है। यहां कितना मस्त था, देखो कितना मस्त, कितना मस्त। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस एक्स कंपोनेंट हो गया, और कंपोनेंट वाई वाला देखो खुद ही परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तुमने पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट, और खुद ही परपेंडिकुलर क्या है, वाई कंपोनेंट। बेटा यहां ये नसीब नहीं मिलेगा तुमको, ये 3 डायमेंशनल है, समझे। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अब वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। नियम वही है, ए वेक्टर के हेड से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो ये ब्लू लाइन है, दिस ब्लू लाइन इज द परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर ए, है ना। ये जेड एक्सिस है, तो ये मेरा वेक्टर था वेक्टर ए, तो इसके हेड से मैंने वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे करके, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे करके। तो ये लाइन तो मैं हवा में बना नहीं सकता ना, तो यहां पर बनाया है, देखो समझे। तो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, यहां से स्टार्ट किया तो परपेंडिकुलर कहां ड्रॉ हुआ, यहां ड्रॉ हुआ। तो यहां से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस जो होगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो मैंने यहां लिखा है, कितना होगा, y, कितना होगा, y होगा, y। कैसे, अरे यार तुम जब यहां से यहां चले थे तो कितना चले थे, x चले थे। जब यहां से ऊपर चले थे तो कितना चले थे, y चले थे। तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, y होगा ना। हाँ, तो ये जो डिस्टेंस निकला वो क्या है बेटा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, y कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। टेंशन मत लो, हर क्वेश्चन में इतना इमेजिनेशन का जरूरत नहीं है, पहली बार सिर्फ बहुत इमेजिन करना होगा, उसके बाद तो एकदम धकाधक आपसे इमेजिनेशन होगा, मस्त। अब आखिरी सवाल, व्हाट इज द z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, यानी व्हाट इज द हिस्सा, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग z एक्सिस। नियम अभी भी वही है, ए वेक्टर के हेड से अब आप क्या करो, z एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। याद रखो ये तुम्हारा z वेक्टर था, ये वाला वेक्टर z था, ये वाला एक्सिस z था। इसको और आगे खींचो और इमेजिन करो, अपना लाइन गया था यहां तक ऐसे, ये z एक्सिस, ये देखो, ठीक है। ये मार्कर z एक्सिस है और ये वेक्टर a है। तो z एक्सिस को ऐसे लंबा करो और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो z एक्सिस पर। ये परपेंडिकुलर किस पर होगा, z एक्सिस पर होगा। वो मैंने ग्रीन लाइन से ड्रॉ किया है। तो परपेंडिकुलर कहां तक बना, यहां तक बना। तो ओरिजिन से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, ए जेड होगा, यानी कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग जेड एक्सिस। अब वो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो मैंने इधर शो किया है ना, यहां से लेकर यहां तक ऐसा टेढ़ा डिस्टेंस कितना है, फाइन, दैट्स ऑल। बाकी सब बहुत सिंपल है, बाकी सब बहुत सिंपल है। ये देखो ना, तुम्हारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k। बताओ ax कितना होगा, 2। बताओ ay कितना होगा, -3। बताओ az कितना होगा, 4। बेटा वेरी सिंपल। यानी 3D 2D में यही सबसे अच्छी बात है कि अगर i j ऐसा लिखा है, वेक्टर i j ऐसा लिखा है, तो i के बाजू वाला x कंपोनेंट है, j के बाजू वाला y कंपोनेंट है, और 3D में बस वैसे ही i के बाजू वाला x कंपोनेंट है, j के बाजू वाला ये j है, j के बाजू वाला y कंपोनेंट है, और k के बाजू वाला k कंपोनेंट है, मतलब z कंपोनेंट है। इट्स वेरी इजी, ये पार्ट को समझना इज वेरी इजी कि इफ वेक्टर
x a is given as xi plus yj plus zk, then it's very easy. x is this number is, जो भी नंबर है ये, this number is component of vector a along x axis. ये ब्लू वाला y is component of vector a along y axis. ये ग्रीन वाला z is the component of vector a along z axis. यानी ax is x, ay is y, az is z. जैसे यहां देखो ax 2 है, ay -3 है और az 4 है। आई बात समझ में? ठीक है, समझ तो गए तुम, मुझे पता है ना? थोड़ा सा और अच्छे से देखो, समझ जाओगे। याद रखना, अच्छे से इमेजिन कैसे करोगे तुम? इमेजिन कैसे करोगे? यहां से मैं यहां तक गया, एक्स एक्सिस के ऊपर चढ़ते चढ़ते गया, फिर यहां से मैं बोर्ड पर ही चल रहा हूं अभी भी, वाई एक्सिस के पैरेलल चला और यहां पहुंच गया। ये डिस्टेंस कितना है? वाई। फिर यहां से मैं बोर्ड से बाहर निकल गया, यानी ये वाला लाइन, ये डिस्टेंस कितना है? जेड। ये जेड डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है जेड। आया बात समझ में? ठीक है, अब हम लोग एक नया चीज पढ़ेंगे बेटा। नया चीज क्या बताऊं? टॉपिक का नाम मैं बस 1 मिनट बाद लूंगा, आप बस मेरा एक बात सुनो, अच्छे से सुनना बेटा। वेक्टर अगर इस फॉर्मेट में दिया है, वेक्टर अगर इस फॉर्मेट में दिया है xi प्लस yj, तब ना बताना आसान है कि x कंपोनेंट x है और y कंपोनेंट y है ना? वेक्टर अगर इस फॉर्मेट में दिया है, ऐसे तरह इस तरीके से दिया हुआ है, तब ना बताना आसान है कि x कंपोनेंट x है, y कंपोनेंट y है और z कंपोनेंट z है कि नहीं? अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि एक वेक्टर है a, उसका एंगल है x एक्सिस के साथ 60 डिग्री या कोई भी एंगल मान लो थीटा, तो x कंपोनेंट बताओ, तो क्या लिखते हो? a cos थीटा। y कंपोनेंट बताओ, क्या लिखते हो? a sin थीटा। कितना इजी था, कितना इजी था। यहां मुश्किल है, यहां मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बस तुम गौर से समझो तो ही समझेगा। समझ रहे हो? तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है बेटा टॉपिक का नाम है, बता दीजिए सर। अब बता रहा हूं। टॉपिक का नाम है डायरेक्शन कोसाइन। सुन के ही डर लगता है, डायरेक्शन कोसाइन। अब ध्यान से सुनना, आसान है, फिर बाद में एक चीज बताऊंगा, खत्म। ये देखो, ये जेड एक्सिस है, इसको जेड एक्सिस बनाते मार्कर को, ये जेड एक्सिस है और ये है आपका वेक्टर ए, ये है आपका वेक्टर ए। अब ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं कि इसने एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया है? दिख रहा है एंगल? इसने वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया है? दिख रहा है एंगल? और इसने जेड एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाया है, ये वाला। हाँ, ये थोड़ा ऑब्ट्यूज एंगल है, बट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समझा? ठीक है, हाँ, एक बार फिर से। ठीक है, ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये जेड एक्सिस है, ये आपका वेक्टर ए है। इसने, इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया है। कैसे पता करोगे? ये वेक्टर को एक्स एक्सिस पर लेटा दो, एक एंगल बनेगा, बन रहा है ना एंगल। ये वेक्टर को वाई एक्सिस के साथ लेटा दो, एक एंगल बन रहा है। और ये देखो जेड एक्सिस इधर है, ये जेड एक्सिस है। इस वेक्टर को अब आप जेड एक्सिस के साथ ऐसा कर दो, तो ये भी एक एंगल बन रहा है।
लग रहा था ना, इधर कर रहा था, ऑब्ट्यूज लग रहा था कि नहीं? ये ऑब्ट्यूज नहीं होता बेटा, सिंपल है, ये एक्यूटी होता है। समझा? अब देखो ध्यान से, समझेगा, टेंशन मत लो। ब्लू कलर कहां है? हाँ, नहीं पहले रेड। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या ये एक प्लेन है? ट्रायंगुलर? बहुत मुश्किल है ना, कोशिश करो याद रखना, ये पॉइंट यहां पर है ना? क्या ये एक प्लेन है ना? ट्रायंगुलर प्लेन है, ये एक ट्रायंगल का साइड है, वेक्टर खुद एक ट्रायंगल का साइड है ना? और दूसरा साइड एक्स एक्सिस है। उनके बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल का नाम है अल्फा, डिनोट करते हैं ऐसा। आई बात समझ में? ठीक है, इसको बाहर लेके आऊं, ये देखो, इसको बाहर लेके आता मैं। ये वेक्टर ए, याद रखना ये बोर्ड पर नहीं है, वेक्टर ए बोर्ड पर नहीं है, याद रखना। ये वेक्टर ए, कोई मार्कर नहीं चल रहा, ज्यादा ही पढ़ा दिया क्या यार? मुझे ब्लैक सी बनाना था, चलो कोई बात नहीं। ये वेक्टर ए और ये आपका एक्स एक्सिस, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ठीक है, दिखता नहीं परपेंडिकुलर, पता है मेरे को, हैरान मत होइए, ये जो वेक्टर है बोर्ड के बाहर है इसलिए नहीं दिख रहा है, टेंशन मत लीजिए। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो अल्फा है। समझ में आया? यानी वेक्टर ने कितना एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, समझा? दैट इज नोन एज अल्फा। समझा? अच्छा, इसमें राइट एंगल कौन सा है? ये वाला। सर कैसे? कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, तो राइट एंगल तो नहीं दिख रहा। भूलो मत, भूलो मत, ये रेड लाइन क्या है? इस एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, भूलो मत। ये रेड लाइन क्या है? इस एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। तो बेटा ये जो एंगल होगा ना, ये जो एंगल होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। समझ में आया? ये जो एंगल होगा वो कैसा होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा ये। अब ये क्या है? ए। ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री, ये ए। 90 डिग्री नहीं दिख रहा मुझे मालूम है, बट आप टेंशन मत लो, ये 90 डिग्री ही है ना? तो ये डिस्टेंस कितना होगा? अरे यार बहुत सिंपल है, अल्फा के बाजू वाला ए कॉस अल्फा। क्यों सिखाया था मैंने आपको कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है, और अल्फा के बाजू वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूस कॉस अल्फा। आई बात समझ में? तो ए एक्स कितना निकला? ये डिस्टेंस कितना निकला? कितना निकला? ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा। समझा? अब चलो इस ट्रायंगल पे ध्यान देते हैं। ये देखो, ये ब्लू लाइन, ब्लू लाइन इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर है? हाँ। तो ये जो एंगल बनेगा, कौन सा एंगल? काश तुम मेरे सामने बैठे होते। ये वेक्टर ए है, इसका इसका और वाई एक्सिस के बीच का एंगल, ऐसा वाला एंगल। समझा? क्या बोलते हैं इसको? बीटा। और डिनोट करते हैं, बेटा नहीं है बीटा है, डिनोट करते हैं ऐसा। चलो इसको बाहर निकालते हैं। ऐसी है ना? ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका वेक्टर ए है, और ये आपका वाई एक्सिस है। एंटी डिग्री कौन है? बेटा भूलो मत, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तुमने वाई एक्सिस पर, तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये एंगल 90 डिग्री होगा, और ये एंगल क्या है? बीटा। तो बताओ ये डिस्टेंस क्या है?
ए वाई, ये वाला डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ए वाई, तो कितना होगा? अरे ये साइड भी तो बीटा के बाजू वाला है, ये साइड भी तो बीटा के बाजू वाला है, तो ए वाई क्या होगा? ए यानी 90 डिग्री का अपोजिट कौन है? ये, तो ये क्या है? हाइपो है, हाइपोटेनियस। तो बीटा के बाजू वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस कॉस बीटा। अब थीटा है तो थीटा, बीटा है तो बीटा, अल्फा है तो अल्फा, घबराने का नहीं। अब आखिरी बच गया। अच्छा, ये एक प्लेन बनता ना, ये एक प्लेन बनता, देखो ध्यान से, ये एक प्लेन बनता, है ना? बहुत कचकच हो गया ना, होने दो, समझो समझो। और मैं आपको बता रहा हूं ना, आप इस वीडियो को सिर्फ 3 बार देखो, सिर्फ 3 बार, जानबूझकर देखो, मेरे बोलने पर देखो। समझ में आ गया पहली बार में तो भी देखो, 3 बार देखो, इतना ज्यादा समझ में आएगा, इतना ज्यादा समझ में आएगा कि मुझसे पहले आंसर दोगे। समझे? याद रखना एक बात कि मुझसे कहीं ज्यादा इनोवेटिव आप लोग हो, क्योंकि आप लोग छोटे हो, है ना? अब आखिरी, ये था आपका जेड एक्सिस, और ये है मान लीजिए, ये है मान लीजिए वेक्टर ए। मानने में क्या जा रहा है? ये है वेक्टर ए। क्या आप देख पा रहे हैं? वेक्टर ए और जेड एक्सिस के बीच में एक एंगल है, ये वाला है। हाँ, वो यहां कहां है पता है? वो यहां है। ब्लैक ने दम तोड़ दिया है बेटा, पूरा दम तोड़ दिया है। ये रहा वेक्टर ए, ये वाला एंगल है, इसको बोलते हैं सारे गामा, मतलब गामा बोलते हैं बस। ये जो एंगल बनाना, इसको बोलते हैं हम गामा, और डिनोट करते हैं ऐसे। थोड़ा वाई समान दिखता है बट ऐसे ही डिनोट करते हैं। लो थोड़ा स्टाइल मार देता हूं, फिर भी वाई लग रहा है, ऐसा जान दो उसको। ये है गामा, समझे? अब ये एक प्लेन बन रहा है, देखो तो, ये एक प्लेन बन रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन चाहिए, बहुत मजा आता है। समझ गए ना? इतना मजा आता है मत पूछिए। तो ये जो ग्रीन वाला प्लेन है, इसको भी बाहर निकालिए, ग्रीन वाला प्लेन को बाहर निकालिए। ये वेक्टर ए, ये वाला वेक्टर ए, ये जेड एक्सिस है ना, ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये देखो जेड एक्सिस, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो है ऐसा। दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन। तो ये वाला एंगल है गामा। 90 डिग्री कौन होगा? ये होगा 90 डिग्री। वो बताना मुश्किल है बट ये है 90 डिग्री। मैं 90 डिग्री इतने शान से क्यों बोल रहा हूं पता है? एकदम नहीं दिख रहा 90, एकदम नहीं दिख रहा, एकदम नहीं दिख रहा, एकदम नहीं दिख रहा, फिर भी मैं इतने शान से बोल रहा हूं 90 डिग्री है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अरे यार, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो एंगल 90 होगा ना, कॉमन सेंस, इट्स टोटली अपॉन योर इमेजिनेशन। तो दिस एंगल इज 90, सो अगेन दिस एंगल इज 90। तो 90 के ऑपोजिट साइड कौन सा है? ये, तो ये है हाइपोटेनियस। तीनों केस में हाइपो कौन बना है? वेक्टर ए। तीनों केस में हाइपो कौन बना है? वेक्टर ए। समझ में आई बात? तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये देखिए इधर, ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। अरे ये गामा के बाजू वाला साइड है, ये गामा के बाजू वाला साइड है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? ए जेड। कितना? ए कॉस गामा। बड़ा अजीब बात है यार, 2D में एक कॉस था, एक साइन था, 3D में तीनों कॉस होता है, भूलना मत। 3D में तीनों कॉस होता है,
समझा? समझा? तो ये जो रेड वाला एंगल है वो क्या है? वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। ये जो ब्लू वाला एंगल है वो क्या है? वेक्टर का एंगल है वाई एक्सिस के साथ, इसको डिनोट करते हैं बीटा से। और ये जो ग्रीन वाला एंगल है वो क्या है? वेक्टर का एंगल है जेड एक्सिस के साथ, इसको डिनोट करते हैं गामा से। समझा? इस एंगल का कॉस निकाला। ये एंगल किसके साथ बना है? देखो लाल कलर का लिखा है, एंगल किसके साथ बना है? एक्स एक्सिस के साथ। तो इस एंगल का कॉस निकाला, इस एंगल का कॉस निकाला, लाल से लिख दिया। तो इस एंगल का कॉस निकाला यानी कॉस अल्फा इनटू वेक्टर, यानी a cos alpha will give you the distance from this point to this point, which is nothing but the x component of vector along x axis, यानी x component of vector। समझा? इस अल्फा का cos will give you x component, बीटा का cos will give you y component, and गामा का cos will give you z component। ग्रीन वाला ग्रीन, रेड वाला रेड और ब्लू वाला ब्लू। आई बात समझ में? पक्का? समझ में तो नहीं आया होगा बेटा, मुझे 100% पता है। मैं चैलेंज करता हूं कि आप इसको 2 बार 3 बार अगर देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। तो बेटा ये जो नाम है मैंने लिया था डायरेक्शन कोसाइन, कुछ नहीं यार, यही कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा are known as direction cosine। known as वाली बात है, are known as direction cosine। देखो डायग्राम की तरफ देखो अच्छे से, मजा आ गया। समझे? ये पूरे को नहीं बोलते डायरेक्शन कोसाइन, इस पूरे को नहीं बोलते डायरेक्शन कोसाइन, सिर्फ कॉस बीटा को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन अलोंग y एक्सिस। कॉस अल्फा इज डायरेक्शन कोसाइन अलोंग x एक्सिस एंड कॉस गामा इज डायरेक्शन कोसाइन अलोंग z एक्सिस। ये सिर्फ नाम है, टेंशन मत लो। बट एक छोटा सा प्रॉपर्टी बेटा, एक छोटा सा प्रॉपर्टी ध्यान से देखना। कहां से बताऊं? ठीक है, यही बताता हूं, देखो ध्यान से। बताओ a का मैग्नीट्यूड कितना होता है? a का मैग्नीट्यूड 1c, सेशन 1c में बताया था। a का मैग्नीट्यूड होता है कुछ नहीं, ax का स्क्वायर, ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, बताया था ना? अरे ax क्या है? x ही तो है। ay क्या है? y है। az क्या है? z है, यहां लिखा है ना। हाँ, x की जगह ax लिखा, कोई टेंशन? समझ गए? ये हम लिखेंगे वी नो कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इज अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, कहां बताऊं समझ में नहीं आ रहा है। देखो देखो यहां देखो बेटा, कॉस अल्फा कितना होता है? कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कहां लिखा है? यहां लिखा है। कितना होगा? ax इज a cos अल्फा, तो cos अल्फा कितना होगा? ax अपॉन a, ax अपॉन a। वेरी गुड। cos बीटा कितना होगा? कहां लिखा है? यहां लिखा है। अच्छे से नोट्स बनाना बेटा, यहां लिखा है। देखो ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा, तो कॉस बीटा कितना होगा? ए वाई अपॉन ए, कॉस बीटा होगा ए वाई अपॉन ए, ये वाई सफिक्स में है, ए वाई अपॉन ए। एंड लास्ट कॉस गामा कहां लिखा है? यहां लिखा है। देखो ये देखो यहां लिखा है ए
इज ए कॉस गामा। तो कॉस गामा कितना होगा, ए जेड अपॉन ए। तो कॉस गामा होगा गामा, इसको वाई मत समझना, ए जेड अपॉन ए। क्या करो, इसको इसको और इसको स्क्वायर मार के ऐड कर दो, इन तीनों को स्क्वायर मार के ऐड कर दो। कहां लिखेंगे पता है, यहां लिखेंगे। बोलते हैं जगह नहीं है, देखो ध्यान से, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, एडिंग एंड स्क्वायरिंग नहीं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायर कर दो पहले, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तीनों का लेफ्ट साइड को मैंने स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया। अब मैं राइट साइड भी वही करूंगा, ए एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। यार इसके नीचे भी, यार इसके नीचे भी ए स्क्वायर, इसके नीचे भी ए स्क्वायर, इसके नीचे भी ए स्क्वायर, सबके नीचे ए स्क्वायर, सबके नीचे ए स्क्वायर। तो कॉमनली ऐसा लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर। यार दिख रहा है कि नहीं, चमक तो नहीं रहा बोर्ड, थोड़ा सा चमक रहा ना। समझे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन में। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, यहां देखो, यहां मजा आ जाएगा, यहां देखो, ध्यान से देखो, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अरे दादा, इसको अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो इस साइड हो जाएगा स्क्वायर और इस साइड से रूट हट जाएगा, है ना, है कि नहीं। दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दिया तो इस साइड हो जाएगा स्क्वायर और इस साइड से रूट हट जाएगा। इसका मतलब इसके जगह में लिख सकता हूं ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो मैं इसके जगह लिख सकता हूं ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हुआ, 1। तो बच्चों लोग ये प्रॉपर्टी हो गया एक, बच्चों लोग ये एक प्रॉपर्टी हो गया, क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो प्लीज राइट दिस प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इससे क्या होगा पता है, मान लीजिए आपको बोला गया अल्फा दिया है, बीटा दिया है, गामा पता करो, या अल्फा दिया है, गामा दिया है, बीटा पता करो, या बीटा दिया है, गामा दिया है, अल्फा पता करो। तो कोई भी इसमें से अगर एक मिसिंग है तो यहां से आप पता कर सकते हैं। धन्यवाद, बस इतना ही है। तो याद रखिएगा बेटा, एक बार क्विक रिवीजन, यानी पूरा सेशन का आप निचोड़ कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, कोई वेक्टर अगर इस तरह दिया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो एक्स इज द, यानी आई के बाजू में जो लिखा है वो एक्स कॉम्पोनेंट है, जे के जो बाजू में लिखा है वो वाई कॉम्पोनेंट है, और के जो बाजू में लिखा है वो जेड कॉम्पोनेंट है। किसका, वेक्टर का, मेन वेक्टर का। ये कैसा दिख रहा, गंदा दिख रहा, अच्छा दिख रहा, बात की बात है, ठीक है। मेहनत तो बहुत लगा इसको बनाने में। उसके बाद अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है कि वेक्टर ने, ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया है तो उसका नाम फिक्स है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया है, नाम फिक्स है बीटा, जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया है, नाम फिक्स है गामा, और इन्हीं एंगल्स के कोसाइन को, कोसाइन मतलब इट इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉस, ठीक है, कोसाइन। तो इन्हीं एंगल्स के कोसाइन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। क्या काम है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ए cos alpha will give you ax, a sin यहां पर साइन नहीं होता है, यहां पर सिर्फ cos होता है, वो 2D में होता है, बाजू वाला cos और सामने वाला साइन। यहां पर सब बाजुए वाला है, सामने वाला कोई नहीं है। देखो ना, देखो ना, अल्फा के बाजू वाला ये
बीटा के बाजू वाला ये, गामा के बाजू वाला ये, सब बाजुए वाला है, इसलिए यहां पर साइन होता ही नहीं है, खाली कॉस होता है। समझे आप? वेरी गुड, ठीक है। तो ए एक्स इज एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज ए कॉस अल्फा, सिमिलरली ए वाई इज ए साइन, अरे नहीं होता बोला ना, ए कॉस बीटा, और ए जेड इज ए कॉस गामा। समझे? 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 तो मैंने आपको सिर्फ ये 45 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा में मैंने आपको सिर्फ ये पढ़ाया कि वेक्टर अगर इस तरह दिया है तो दिस इज एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट, जेड कॉम्पोनेंट। एक्स कॉम्पोनेंट इज ए कॉस अल्फा, वाई कॉम्पोनेंट इज ए कॉस बीटा, जेड कॉम्पोनेंट इज ए कॉस गामा। Alpha, beta and gamma are the angles made by the vector with x-axis, y-axis and z-axis respectively. And a beautiful property कि cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1. Using the topic taught earlier, magnitude of a given vector. समझे? And cos alpha, cos beta and cos gamma are known as direction cosine of this vector. डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। समझ गए? ठीक है। और मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा, देखिए टॉपिक काफी मुश्किल था, डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल था, आपको समझाना, आपको अच्छे से समझाना काफी मुश्किल मेरे लिए तो नहीं है। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को कम से कम 3 बार देखिए। मानता हूं समय लगेगा, लेकिन प्लीज 3 बार देखिए, तभी आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। एक बार देख के तो डाउट होना ही होना है, याद रखिएगा। कम से कम 3 बार, खास करके ये टॉपिक। समझे? बात मत बोलिएगा कि बताए नहीं मेरे को। डायग्राम अच्छा बना लेता हूं मैं, लेकिन देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कितना मजेदार है, देखिए। अरे हाँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था मुझे ना आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, एक होमवर्क आपके लिए, स्वीट सा होमवर्क। प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। प्लीज सॉल्व। समझ में आ गया बात? ठीक है। हाँ, तो ये मैंने डायग्राम आपके लिए बनाकर दिया था, ये देखिए। वो जो ब्लू वाला प्लेन है, रेड वाला प्लेन है, ग्रीन वाला प्लेन है, ये तीनों ही बेटा बोर्ड पर नहीं है। सारे एंगल्स जो है ना, अल्फा बीटा गामा, कि कोई भी एंगल बोर्ड पर नहीं बन रहा है, इसलिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल है ना। बट प्रूव दैट, ये प्रूव दैट नहीं, आप प्रूव कीजिए कि आपका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है। प्लीज प्रूव दिस, है ना। एंड आई चैलेंज दैट अगर आप ये वीडियो 3 बार देख लीजिएगा, आपका इमेजिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू।